हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग जो है सो बिहार का तथ्य सार घटना चक्र का कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बिहार का तथ्य सार यह कर लिया था, जिसका वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आज हम बिहार का जो इतिहास है उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो पहला है कि मुंगेर से मध्य पाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से कौन से युग का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो मुंगेर से मध्य पाषाण युग का अवशेष प्राप्त हुआ है। और चिरांद जो कि सारण जिला में है और चेचर जो वैशाली जिला में है, वहाँ से नव पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। सारण के चिरांद जिला और वैशाली के चेचर जिला से नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है कि विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह और माधव की कहानी कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती के तट पर रहते थे और वैश्वानर को मुख में धारण किए हुए थे। वैश्वानर अग्नि को कहा जाता है। और धृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा, जो कि बिहार की वर्तमान गंडक नदी है, के तट पर ठहर गई। विदेह माधव आदि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ यहाँ तक आ गए। अग्नि ने सदानीरा के पूर्व विदेह को निवास स्थान बनाया। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। तो यह जो है सो विदेह माधव की कहानी थी, जो कि हम लोगों को शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह माधव की कहानी हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। उसके बाद है बौद्ध संगीतियाँ, जो कि बिहार में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति वह राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था और इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में, और इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने किया था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, जो कि मौर्य वंश का शासक था, और यह 257 ईसा पूर्व में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था, और यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। आगे है जैन संगीति, जो जैन संगीति बिहार में हुई। तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वल्लभी में हुआ था। इसके अध्यक्ष देवाधिधर्म क्षमाश्रमण थे। देवार्धी क्षमाश्रमण थे, और यह 513 ईसा पूर्व में हुआ था। अब चलिए हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। और गौतम बुद्ध जो है सो शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था, एवं प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी, जिन्होंने उनका देखभाल किया था। और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से बुलाया जाता था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग
को महाभिनिष्करण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जो जिसको हम पुनपुन नदी कहते हैं, पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध तथागत एवं बुद्ध कहलाए। और गौतम बुद्ध को ही बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पे संघ हो जाएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के 3 रत्न दिए, जो बुद्ध, धम्म और संघ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। वैदिक साहित्य में कीकट, भात्य प्रदेश आदि का उल्लेख है, जो बिहार के लिए संदर्भित था। वैदिक साहित्य में कीकट किसके लिए उल्लेखित है? तो भात्य प्रदेश, कीकट और भात्य प्रदेश का वैदिक साहित्य में उल्लेख है, जो बिहार के लिए संदर्भित था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। जो 16 महाजनपद थे उनमें से 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय में, जो कि बौद्ध साहित्य है, एवं भगवती सूत्र जो जैन साहित्य में मिलता है। इन तीनों महाजनपदों का वर्णन बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय में एवं जैन साहित्य के भगवती सूत्र में मिलता है। अंग जो आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद है, अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिलाया था। अंग को मगध में किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। अंग को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था। वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध था। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी था। वज्जी संघ में सबसे प्रबल कौन सा था? तो लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड गांव था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। विदेह की राजधानी कहाँ थी? तो विदेह की राजधानी मिथिला थी और यह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। अब यहाँ बुद्ध का है कि अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया था, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। प्रतीत समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। बुद्ध के उपदेशों का सार कौन सा है? तो प्रतीत समुत्पाद, यह बुद्ध के उपदेशों का सार है। अब महावीर के बारे में जानते हैं। तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था और यह ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल के थे और महावीर स्वामी का मृत्यु 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और उनके दामाद यानी कि जमाता का नाम जामाली था। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और 12 वर्ष के बाद यानी कि 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को जुम्बिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के किनारे, जो कि जुम्बिक ग्राम के निकट था, उसके किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
कैवल्य प्राप्त होने के बाद केवलिन, जिन, अहर्त, निर्ग्रंथ कहलाए। केवल प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी केवलिन कहलाए, जिन जिसका मतलब विजेता होता है, उसके बाद अहर्त जो योग्य होता है, निर्ग्रंथ जो बंधन रहित होता है, ये सभी नाम से वो जाने गए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण है। जैन धर्म में 5 महाव्रत की बात की गई है, जो कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आचौर्य और ब्रह्मचर्य है। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। जैन धर्म में 5 महाव्रत जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आचार्य है, तो ये चारों महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था और ब्रह्मचर्य महापर्व महावीर स्वामी ने दिया था। स्यादवाद, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं, यह सप्तभंगिनय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगिनय को। अब है बिहार में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध साम्राज्य, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ जरासंध वंश का था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। बृहद्रथ जरासंध वंश का था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कोसला देवी, जो प्रसेनजीत की बहन थी, से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया था। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया था। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग को मगध में मिला लिया था। अंग को मगध में किसने मिलाया था? तो अंग को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था। उसका अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ युद्ध हुआ था। अवंती के शासक चंडप्रद्योत के साथ किसका युद्ध हुआ था? तो बिंबिसार का युद्ध हुआ था। कालांतर में प्रद्योत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा था। बाद में प्रद्योत के साथ उसकी मित्रता हो गई और प्रद्योत के इलाज के लिए उसने वैद्य, जो उसका अपना वैद्य था, जीवक, उसको भेजा था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बिंबिसार किसका अनुयायी था? तो बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक बना था। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था और उसके बाद वह मगध का शासक बन गया। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया था। जो उसने दहेज में दिया था उसने वापस ले लिया और कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है। उसके बाद दोनों में युद्ध हुआ और फिर संधि भी हो गया। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वाजिरा से विवाह होता है। वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अजातशत्रु काशी की राजकुमारी वाजिरा से विवाह करता है और काशी उससे पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो लिच्छवी को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो अजातशत्रु ने मिलाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवी को मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार को महात्मा बुद्ध के पास गणराज्यों को विजित करने का उपाय जानने के लिए भेजा था। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार को महात्मा बुद्ध के पास गणराज्यों को विजित करने का उपाय जानने के लिए भेजा था। अजातशत्रु के काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। 486 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जो कि अजातशत्रु का शासनकाल था।
उसके बाद 483 ईसा पूर्व में इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और फिर 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयीन मगध का शासक बना। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयीन मगध का शासक बना। उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा, जो गंगा तथा सोन के संगम पर बसाया गया नगर था, वहां स्थानांतरित कर दी। तो पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी उदयीन ने बनाया था। उदयीन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, और इन सभी ने फिर उसके बाद क्रमशः रूप से मगध पर शासन किया। उसके बाद है कि शिशुनाग वंश, जो कि 412 से 344 ईसा पूर्व तक चला था। तो शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग कौन था? तो वह हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को मगध में मिलाया था। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक शासक बना। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध का शासक बना। इसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था, का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसमें स्थविर और महासंगिका में संघ का विभाजन हो गया। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। उसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश महापद्मनंद ने शिशुनाग का अंत कर स्थापना किया था। नंदवंश का स्थापना महापद्मनंद ने शिशुनाग का अंत करके किया था। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। उसे एक छत्र या एकराट भी कहा गया है। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रांतक कहा गया है तथा एक छत्र और एकराट भी कहा गया है। उसे शूद्र व दासी पुत्र भी सभी स्रोतों में बताया गया है। उसे शूद्र और दासी पुत्र भी बताया गया है। और पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, कौरव, है कलिंग, शूरसेन, मैथिल, अस्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। और नंद वंश का अंतिम शासक था घननंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घननंद था। उसी के समय में यूनानी सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो घननंद के शासनकाल में हुआ था। नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। पुराण ग्रंथों, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था। सेंड्रोकोटस किसने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को? तो जस्टिन ने कहा था। और एंड्रोकोटस एरियन और प्लूटार्क ने कहा था। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। सेंड्रोकोटस की पहचान सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है, जो कि भारतीय ग्रंथों में वर्णित है। जेम्स प्रिंसेप ने 1834 से 37 के मध्य ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को अनुदित किया था तथा प्रियदर्शी की पहचान अशोक से किया था। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार 1834 से 37 के मध्य में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को अनुदित किया था तथा प्रियदर्शी की पहचान अशोक से किया था। 326 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक सिकंदर का
भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर कहाँ से आया था? तो सिकंदर मकदूनिया से आया था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और वह सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम के तट तक आ गया था। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम, जिसे कि उस टाइम पर वितस्ता नदी कहा जाता था, उसके तट तक आ गया था और यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे वितस्ता या हाइडेस्पिज का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसे वितस्ता या हाइडेस्पिज का युद्ध कहा जाता है, जो कि झेलम नदी या वितस्ता नदी के तट पर हुआ था। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट पर आगे बढ़ने से इनकार कर देती है और व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। व्यास नदी के तट से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी और उस समय नंद वंश का शासक घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक घनानंद था। सिकंदर ने भारत में 19 महीने गुजारा था। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, जो 323 से 298 ईसा पूर्व हुआ था। कहीं कहीं यह 321 से 298 ईसा पूर्व भी रहता है। तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की उम्र में मगध का शासक बना था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया था और 25 वर्ष की उम्र में मगध का शासक बना था। तीन सौ पाँच ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया मिला था, अराकोसिया मिला था, जेड्रोसिया मिला था, पेरिपेमिसदाई मिला था और तथा यूनानी राजकुमारी से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने की थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए और वहीं सल्लेखना से अपना प्राण त्याग दिया था। सल्लेखना यानी कि उपवास, न पानी और खाना दोनों त्याग देते हैं और वैसे ही प्राण चला जाता है, उसे सल्लेखना कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना से अपना प्राण त्याग दिया था श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का शासनकाल आता है, जो कि 298 से 272 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन, सिंहसेन आदि कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन और सिंहसेन आदि कहा गया है। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस मौर्य दरबार में आया था। एंटियोकस का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के समय में भारत आया था और मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार कौन से संप्रदाय को मानता था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के बाद अशोक का शासनकाल आता है, जो 272 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। सिंहासन पर बैठने के 4 वर्ष बाद यानी कि 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ था। अशोक 272 में ही ईसा पूर्व में ही शासक बन गया था, लेकिन उसके 4 वर्ष के बाद यानी कि 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त किया था। कलिंग पर अशोक ने 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त किया था।
अशोक के बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म, अशोक के जो बड़े भाई सुमन थे उनके पुत्र निग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। मोगलीपुत्र तीस का शिष्य बना था। अशोक मोगलीपुत्र तीस का शिष्य बना था। इससे पूर्व अशोक शैव धर्म का पालन करता था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की और 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक घोषित करता है तथा भाग कर 1/8 कर देता है। अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों में शहनाजगढ़ी एवं मानसेहरा यानी कि पाकिस्तान में जो अभी है के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक के अभिलेखों में शहनाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लघमान के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरामेइक एवं ग्रीक भाषा में उत्कीर्ण मिले हैं। तक्षशिला और लघमान के समीप अफगानिस्तान का अभिलेख अरामेइक एवं ग्रीक भाषा में उत्कीर्ण मिला है। उसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख लघु शिलालेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मिले हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अशोक के शिलालेख। अशोक का धौली शिलालेख यह उड़ीसा के पुरी जिला में है। अशोक का धौली शिलालेख उड़ीसा के पुरी जिला में है। शहबाजगढ़ी शिलालेख यह पाकिस्तान के पेशावर में है। शहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान के पेशावर में है। मानसेहरा शिलालेख पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है। मानसेहरा शिलालेख पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है। कालपी शिलालेख वर्तमान उत्तरांचल में है। यह वर्तमान के उत्तरांचल देहरादून में है। जौगढ़ शिलालेख यह उड़ीसा के जौगढ़ जिला में स्थित है। जौगढ़ शिलालेख उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपरा शिलालेख यह महाराष्ट्र के थाने जिले में है। सोपरा शिलालेख महाराष्ट्र के थाने जिले में है। एरागुडी शिलालेख यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। एरागुडी शिलालेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और गिरनार शिलालेख यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। गिरनार शिलालेख काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। अशोक के लघु शिलालेख। तो रूपनाथ लघु शिलालेख यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। रूपनाथ शिलालेख मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। भभू शिलालेख राजस्थान के जयपुर जिला में है। भभू शिलालेख राजस्थान के जयपुर जिला में है। और मास्की शिलालेख यह रायचूर जिले में है। मास्की लघु शिलालेख कहाँ है? तो यह रायचूर जिले में है। सहसाराम लघु शिलालेख यह बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है। सहसाराम शिलालेख यह बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित है। धर्म के प्रचार हेतु दूतों प्रचारकों को विदेशों में भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतीयुक्त, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए गए हैं। जो दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य थे वह चोल, पांड्य, सतीयुक्त, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी बताए गए हैं। अब है अशोक के लघु स्तंभ लेख। तो सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर है वह उसे लघु
स्तंभ लेख कहा जाता है। और महत्वपूर्ण अभिलेख यहाँ निम्न स्थानों पर दिया हुआ है। तो सांची का लघु स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। सारनाथ का लघु स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। रुमिनदेई स्तंभ लेख नेपाल के तराई में है। रुमिनदेई अभिलेख नेपाल के तराई में है। कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद के निकट है। निगली सागर नेपाल के तराई में है। ब्रह्मगिरी स्तंभ लेख यह मैसूर के चिबल दुर्ग में स्थित है। और सिद्धपुर स्तंभ लेख यह ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। अहरोड़ा यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। और सारो मारो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। नैतुर यह मैसूर जिले में स्थित है। और वैशाली सिंह शीर्ष वैशाली बिहार में स्थित है। अब है अशोक के गुहा लेख। तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण बिहार का जो गया जिला है वहाँ बराबर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है। और इन सभी की भाषा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। और केवल 2 अभिलेख शाहवाजगढ़ी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। यह लिपि दाईं और बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सारेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। और इन स्थानों के नाम हैं कौशाम्बी जो इलाहाबाद में अकबर द्वारा लाया गया था। और दिल्ली तोपरा यह स्तंभलेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। और यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। दिल्ली तोपरा स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। यह स्तंभलेख भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। लौरिया अरराज तथा लौरिया नंदनगढ़। यह स्तंभलेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया अरराज तथा लौरिया नंदनगढ़ यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौसेना की भी व्यवस्था थी। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अनंतपाल कहलाता था। जो सैनिक प्रबंधन करता था उसका सर्वोच्च अधिकारी अनंतपाल कहलाता था और यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 लाख पैदल सेना थी, 50,000 अश्वारोही था और 9,000 हाथी था तथा 800 रथों से सुसज्जित अजेय सैनिक था। प्रांतीय प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था जिन्हें चक्र कहा जाता था।
इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। और ये प्रांत कौन कौन से थे? तो प्राची जो मध्य प्रदेश में है उसका राजधानी पाटलिपुत्र था। उत्तरापथ प्रांत का राजधानी तक्षशिला था। दक्षिणापथ प्रांत का राजधानी सुवर्णगिरी था। अवंती राष्ट्र का राजधानी उज्जैनी था। कलिंग का राजधानी तोसली था। प्रांतों का प्रशासन कुमारामात्य कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत जिलों में विभक्त होता था तथा जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था। गोप 10 गांव की एक व्यवस्था करता था। गोप जो है सो 10 गांव की व्यवस्था करता था। नगर प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समिति में विभाजित था। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जनगणना करती थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी। पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था एवं निरीक्षण करता था। और षष्ठ समिति बिक्री कर की व्यवस्था करती थी। नगर पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। नगर में पुलिस की व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई, जिलाधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। एंटिनोमोई नगर आयुक्त होता था। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। और अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारी तो अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया था। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में बट गया था। और पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था और पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य का समाप्त हो गया। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। और उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और उसके बाद आता है शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके। उसकी उपाधि सेनानी थी। पुष्यमित्र शुंग की उपाधि सेनानी थी और उसने यवन आक्रमण को विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके पुरोहित पतंजलि थे। जिसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग शासक बना। और इसी अग्निमित्र और मालविका की कहानी पर कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की है। मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक की रचना कालिदास ने की है। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है। देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर कण्व वंश की नींव डाली थी। कण्व वंश की नींव किसने डाली थी? तो
मित्र ने। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। कण्व वंश का आखिरी शासक सुशर्मा था। कण्व वंश का आखिरी शासक कौन था? तो सुशर्मा था। उसके बाद आता है कुषाण। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित करके अश्वघोष को अपने साथ ले गया। कुषाण साम्राज्य के बाद पटना पर लिच्छवियों का शासन रहा। कुषाण वंश के बाद लिच्छवी वंश का पटना पर शासन रहा। उसके बाद आता है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलसंड स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख के आधार पर इस वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी। उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। तो गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। यानी कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि प्राप्त थी। श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि प्राप्त थी और श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। तो महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और अपने राज्याभिषेक वर्ष 319 ईसा पूर्व से गुप्त संवत शुरू किया था। गुप्त संवत को किसने शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया था और 319 ईसा पूर्व से शुरू किया था। गुप्त संवत को शुरू करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था और 319 ईस्वी में उसने गुप्त संवत को शुरू किया था। संपूर्ण बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग उसके राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य में संपूर्ण बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग भी शामिल था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक कहा गया है। अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वरा जोच्छेता आदि उपाधियां प्रदान की गई है। इसे भारत का नेपोलियन इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं और यह नाम इसे इतिहासकार स्मिथ ने दिया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। उत्तरापथ अभियान में उन्होंने 9 राजाओं को पराजित किया था। उत्तरापथ अभियान में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया था और दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को पराजित किया था। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को पराजित किया था। उत्तरापथ अभियान में 9 राजाओं को पराजित किया था और दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को पराजित किया था। और विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराज्य का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की थी और विजित राज्यों पर जो है समुद्रगुप्त ने केवल अधिराज्य का दावा किया और उसकी नीति मोक्ष अनुग्रह की नीति थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्राहक राजकवि हरिसेन ने लिखा है। अशोक का जो इलाहाबाद स्तंभ है उस पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्राहक राजकवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद रामगुप्त है और इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। इसकी ऐतिहासिकता को अभी तक मान्यता नहीं मिली, यानी संदिग्ध है, संदेह के घेरे में है। इस पर कईयों का मत कुछ अलग अलग है, कोई सहमति नहीं बन पाई है। उसके बाद है चंद्रगुप्त। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य आदि उपाधियों से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त को देवराज, देवगुप्त, श्रीदेव, विक्रमादित्य आदि उपाधियां प्राप्त थी। इसने ध्रुव देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी से विवाह किया था। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार
बाहलिकों और पूर्व में वंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। चंद्रगुप्त की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीन के यात्री फाहियान ने इसके समय में यात्रा की थी। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और वह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और वह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे। 9 रत्न किसके दरबार में विराजते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छनपक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वरुरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल आया और मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी की प्राप्ति होती है। कुमारगुप्त के बारे में कौन से अभिलेख से हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। पुष्यमित्र का आक्रमण कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यह हमें स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में स्थित है। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि ली थी? तो महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने म्लेच्छों यानी कि हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। हूणों के आक्रमण को किसने विफल किया था? तो स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। उसने सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो निर्मित था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और उसका पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। कहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शकादित्य थी। कहोम अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त को शकादित्य भी कहा जाता था। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। चीन में अपना राजदूत किसने भेजा था? तो स्कंदगुप्त ने भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध। चीनी यात्री सुंगयुन ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंगयुन ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। ह्वेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को पराजित किया था। ह्वेनसांग के अनुसार मगध का शासक नरसिंह गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंह गुप्त बालादित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, इन सभी ने शासन किया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। गुप्त वंश के साथ मगध साम्राज्य का
अंत हो गया। उसके बाद आता है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित था। ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित था। यह महाविहार हिरण्यप्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। महाविहार कहाँ स्थित था? तो हिरण्यप्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। धर्मपाल। गोपाल के बाद धर्मपाल का शासनकाल आता है 1770 से 1810 ईस्वी तक। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय शुरू हुआ था? तो धर्मपाल के समय शुरू हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय शुरू हुआ था? तो धर्मपाल के समय शुरू हुआ था। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था। प्रतिहार का नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया था। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपना समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया था। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर जिले में शहर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में अंतिचक गांव में स्थित है। सोमपुरा महाविहार बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुरा महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। सोमपुरा महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। सोमपुरा महाविहार का स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल को अभिलेख में परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोढल ने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा है। उत्तरापथ स्वामी किसे कहा जाता है? तो धर्मपाल को कहा जाता है। उत्तरापथ स्वामी किसे कहा जाता है? धर्मपाल को कहा जाता है और यह गुजराती कवि सोढल ने कहा था। उसके बाद देवपाल आता है। तो देवपाल इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किया था। देवपाल ने बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने के लिए 5 गांव प्रदान किया था। महिपाल प्रथम, इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। महिपाल प्रथम को पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। महिपाल प्रथम के समय में राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। महिपाल प्रथम के समय में राजेंद्र चोल ने किसके समय में आक्रमण किया था? तो महिपाल प्रथम के समय में आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपांकर के नेतृत्व में तिब्बत में दूत मंडल भेजा था। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपांकर के नेतृत्व में तिब्बत में दूत मंडल भेजा था। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल को माना जाता है। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल को माना जाता है और रामपाल के समय में ही कैवर्त विद्रोह हुआ था। कैवर्त विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो रामपाल के समय में हुआ था। उसके बाद है कर्नाट वंश। इसका संस्थापक नान्य देव
था। कर्नाट वंश का स्थापना नान्य देव ने किया था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था। बिहार पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो नरसिंह देव के समय में हुआ था। बिहार पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण नरसिंह देव के समय में हुआ था तथा नालंदा, विक्रमशिला जैसे बिहारों को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ये प्राचीन इतिहास खत्म होता है और यहाँ आता है मध्यकालीन इतिहास। बिहार का मध्यकालीन इतिहास। बख्तियार खिलजी ने 1197 से 1206 के मध्य बिहार पर आक्रमण कर विजित किया था। बख्तियार खिलजी ने 1197 से 1206 के मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य कमांडर था और 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण 1225 ईस्वी में किया था। इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण कब किया था? तो 1225 ईस्वी में किया था। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद कायम हुआ। बिहार के तिरहुत क्षेत्र को मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विलय किया गया था। बिहार के तिरहुत क्षेत्र को मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विलय किया गया। इसका नाम तुगलकपुर कर दिया था। तेरह सौ 98-99 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई थी। 1398-99 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई थी। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया था। 1495-96 के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। 1495-96 में सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को 1526 में जो हुआ था उसमें पराजित किया था और इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी थी। शेरशाह का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और उसके बचपन का नाम फरीद था। पिता का नाम हसन खां सासाराम था। पिता का नाम हसन खां था जो सासाराम के जागीरदार थे और इनकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। बहार खां लोधी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। बहार खां लोधी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो बहार खां लोधी ने दी थी। मोहम्मद शाह, जो बहार खां लोहानी के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा बीवी दूदू बेगम से शेर खान ने विवाह कर लिया था। 1529 में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया था। 1529 में महमूद लोदी की तरफ से शेरशाह ने घाघरा युद्ध में भाग लिया था। 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि ली थी। तो 1529 में उन्होंने बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि ली थी शेरशाह ने। और 1530 में लाड मलिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से विवाह किया था। 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया था। और 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि ग्रहण की थी। उन्होंने 1539 में चौसा के युद्ध में जब हुमायूं को पराजित किया उसके बाद शेरशाह की उपाधि ग्रहण की थी। पंद्रह सौ 40 में
कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की थी। 1543 में रायसीन विजय कर वहाँ के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मारा तथा कत्लेआम करवाया, जो शेरशाह पर एक कलंक है। 1544 में मेवाड़ विजय किया था। शेरशाह सूरी ने 1544 ईस्वी में मेवाड़ पर विजय प्राप्त की थी और 1545 में कालिंजर अभियान में घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। 1545 में कालिंजर अभियान में घायल होने के बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। आरंभ में 47 सरकार थी। बंगाल विजय के बाद उसे 16 सरकारों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार कुल सरकारों की संख्या 63 हो गई थी। सरकार का प्रशासन सिकदार ए सिकदारन तथा मुंसिल ए मुसीफान द्वारा चलाया जाता था। उसने रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी। शेरशाह ने रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी और उसने चांदी का रुपया भी चलाया था। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया भी चलाया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी। शेरशाह सूरी की जीवनी किसने लिखी? तो अब्बास खां सरवानी ने लिखी थी। शेरशाह सूरी की जीवनी किसने लिखी? तो अब्बास खां सरवानी ने लिखी थी। उसने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनाया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है और यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल अलवा पत्थर से बना है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और यह लाल अलवा पत्थर से अष्टकोणीय आकार में बना हुआ है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां या इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1574-75 में बिहार मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया। 1574-75 में बिहार पर भी मुगल साम्राज्य का शासन शुरू हो गया। औरंगजेब ने अजीमुर्शान को बिहार का सूबेदार बनाया था। औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार बनाया था? तो अजीमुर्शान को बनाया था। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। औरंगजेब ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। फर्रुखसियर का राज्य अभिषेक पटना में हुआ था। फर्रुखसियर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। फर्रुखसियर का राज्य अभिषेक पटना में हुआ था। 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। 1701 में औरंगजेब ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मुर्शीद कुली खान को नियुक्त किया था। 1701 में औरंगजेब ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मुर्शीद कुली खान को नियुक्त किया था। और 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। औरंगजेब ने 1704 में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां नवाब बना था। गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां नवाब बना। वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 में बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। 1756 में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। और 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेज़ों से हार गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और उसमें वह अंग्रेज़ों से हार गया। और 28 जून 1757 को मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। 28 जून 1757 को मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। तो यहाँ हमारा मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाता है बिहार का और आधुनिक इतिहास सिर्फ बचा है। जो आधुनिक इतिहास हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक इतिहास करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले का वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू।